हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें करेंगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। द बेसिक फंक्शन फॉर ट्रांसफार्मर इज़ टू चेंज। यानी आपका जो ट्रांसफार्मर होता है तो सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो देखो, जब भी आप ट्रांसफार्मर की बात करते हो ना, तो आपको इसकी पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी आप जाओ, अगर किसी इंटरव्यू वगैरह में आपको पूछो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, आप सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते कि इट इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट सप्लाई। ठीक है, इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो वो क्या होती है, देखो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस यानी इसमें कोई भी एक आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट साइनसोइडल साइनसोइडल सप्लाई। ठीक है, अब इसमें आपका करंट भी आ गया और वोल्टेज भी आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, इनपुट साइनसोइडल सप्लाई विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। एंड पावर, और पावर में भी आपका कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आपको अगर कोई ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पूछे तो आप ये बताओगे। ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर क्या क्या चेंज करता है, इनपुट साइनसोइडल सप्लाई को, यानी करंट और वोल्टेज दोनों। सिंस इसमें करंट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेवल ऑफ द वोल्टेज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। इसने बोला क्या चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्या नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और पावर चेंज नहीं होता। ठीक है, और का कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन में चार पांच चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो देखो, आप जो ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हो इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, सिंपली वाइंडिंग करते हो दो, प्राइमरी और सेकेंडरी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो देखो ये आपकी होती है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। एंड आप यहाँ पे इस वाले लिंब पर सेकेंडरी वाइंडिंग करते हो। ठीक है, क्या आपकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है N1। ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न है N2। क्लियर है। यहाँ से आप सिंपली देखो सप्लाई देते हो V1 वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, I1। अब इस करंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, कुछ इस टाइप से आप बनाते हो उसको। ठीक है, ये आपका फ्लक्स है। अब देखो ये जो फ्लक्स आपका हुआ प्रोड्यूस, ये क्या कर रहा है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है N2 कट कर रहा है ना। ठीक है, और ये जो फ्लक्स है यहाँ से देखो, सिंस आपका करंट क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर है। ठीक है, करंट की साइनसोइडल सप्लाई ऐसी होती है। अब देखो करंट, जो करंट होता है, ठीक है, और फ्लक्स होता है, दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो जो देखो जो फ्लक्स है, ये देखो कंटिन्यूसली टाइम के साथ आपका चेंज हो रहा है। क्लियर है। तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, d∅dt आपने पढ़ा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इस ये फ्लक्स सिंस इसको कट कर रहा है इस सेकेंडरी वाइंडिंग को, तब इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं E2। ठीक है, और क्या होता है, ये जो फ्लक्स है ना, ये देखो N1 को भी तो कट कर रहा है, खुद की वाइंडिंग को भी कट कर रहा है। तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम बोलते थे E1। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो E1 होता है, ठीक है, E1 को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, यानी ये खुद के फ्लक्स से प्रोड्यूस हुआ है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर है। और होता का ये प्राइमरी वाइंडिंग में। और जो E2 होता है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर है इतना। अब देखो, और यहाँ पे आपको क्या क्या पता रखना है, फ्लक्स कैसा होना चाहिए आपका ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कराने के लिए, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होना चाहिए, यानी वो आपका टाइम के साथ बेसिकली चेंज होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कब होगा, जब आपका N1 ग्रेटर देन N2 है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेप डाउन, यानी जो भी आपकी इनपुट वोल्टेज है उसको वो डिक्रीज कर देगा। क्लियर है। दूसरा होता है स्टेप अप, वो कब होगा, जब आपका नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में है वो ज़्यादा है प्राइमरी से। तो ये आपका हो जाएगा स्टेप अप। इतना बेसिक क्लियर है। एक और क्वेश्चन होता है, अब देखो यहाँ पे N1
और N2, इनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन? एक दूसरे से जुड़े हुए तो है नहीं। तो इसका मतलब है जो आपकी N1 और N2 है, ठीक है, दोनों वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच में आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी कभी कभार आपको पूछ लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज। अब देखो आपके ट्रांसफार्मर दो होते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर, क्लियर है। अब देखो पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये आपका यूज होता है जनरेटिंग स्टेशन। आपके जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं ना, सबस्टेशन वगैरह, वहाँ पे यूज होता है, क्लियर है। और एक आपका यूज होता है ये ट्रांसमिशन सबस्टेशन, ट्रांसमिशन सबस्टेशन या फिर स्टेशन, ठीक है। तो देखो सिंपली कहते अब देखो जो जनरेटिंग स्टेशन है, यानी जैसे आप पावर प्लांट वगैरह समझ लो, ठीक है, वो तो आपके 24 आवर चालू रहते हैं, और ट्रांसमिशन भी आपका 24 आवर चालू रहता है। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, यह क्या होता है आपका, देखो ये क्या करता है, 24 आवर आपका ऑपरेट रहता है, ठीक है। और सिंस इसमें लोड फ्लक्चुएशन कम होते हैं, बिकॉज देखो जनरेटिंग स्टेशन में आपके लोड फ्लक्चुएशन इतने ज़्यादा नहीं होते, ना ही ट्रांसमिशन में होते हैं, ठीक है। ये आपके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपके घरों में भी जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपके पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे घर हैं, उन सब में आपकी बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो लोड में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं। तो वहाँ पे आपका जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखो पावर ट्रांसफार्मर तो क्या होता है, सिंपली ऑपरेट एट फुल लोड, ठीक है, फुल लोड पे ऑपरेट होता है, क्लियर है। एंड ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके लिए कि इसमें जो फ्लक्चुएशन होते हैं, लोड लोड के फ्लक्चुएशंस वो कम होते हैं, ठीक है। तो लेस लोड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन, ठीक है। इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कि एफिशिएंसी हम रखते हैं 95 से लेके 100% तक, क्लियर है। सिंस इसने पावर ट्रांसफार्मर के लिए पूछी है, तो ये हो गया 95%। अब देखो दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा, ये आपका यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। यानी अगर आपको सप्लाई जो मिल रही है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कंज्यूमर्स के अक्रॉस, ठीक है, तो उनके उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होगा कि आपके जो लोड फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसका जो ये ऑपरेट है, ये कभी भी फुल लोड पे ऑपरेट नहीं होता, ठीक है, बिकॉज लोड कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है। नॉट ऑपरेट एट फुल लोड, ठीक है, कभी भी फुल लोड पे ही ऑपरेट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि लोड फ्लक्चुएशन बहुत हाई होते हैं, लोड फ्लक्चुएशन, ठीक है, लोड फ्लक्चुएशन आपके हाई होते हैं। तीसरा पॉइंट अब देखो, सिंस इसमें लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी कम होती है, अराउंड होती है 50 टू लेके 75%। तो देखो इस क्वेश्चन में तो पावर की पूछी थी, पावर ट्रांसफार्मर की, डिस्ट्रीब्यूशन की पूछे तो आप 50 टू 75 के बीच में रखोगे, क्लियर है। इन अ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, वो क्या हो रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये बताइए कि ट्रांसफ़र कैसे होती है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे देखो आपकी लेट्स से मैंने एक कोई वाइंडिंग ले ली, ठीक है, फिर बोलो कोई कॉइल ले ली, या आपकी मेरी कोई कॉइल है, ठीक है। अब देखो इस कॉइल में मैंने सप्लाई दी वोल्टेज, अब इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, या तो कोई डाउट नहीं आपको। अब देखो मैंने सप्लाई दी, ठीक है, सप्लाई की वजह से एक करंट फ्लो हुआ, अब करंट की वजह से क्या होता है आपका, एक एमएमएफ प्रोड्यूस होता है। एमएमएफ मतलब मैग्नेटो मोटिव फोर्स, जिसका फॉर्मूला लिखते हो नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। तो ये जो कॉइल आपने बनाई, कि लेट्स से नंबर ऑफ टर्न है एन, तो ये हो गया एमएमएफ, ठीक है। अब देखो एमएमएफ हो गया, एमएमएफ की वजह से क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स होता है आपका एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है वैसे आपका रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स का आपका अपोज करता है, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लक्स है, ठीक है, ये फ्लक्स ये आपका अल्टरनेटिंग है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है आपके कॉइल में, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं d∅dt, और इसको हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये जो कॉइल हुई इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ ई, ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं आपका। अब यहाँ पे देखो ये आपका, चलो मैं डॉट डॉट लाइन से फ्लक्स बता देता हूँ आपका जो प्रोड्यूस हुआ है,
ये आपका हो गया फ्लक्स। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, सेकेंड, ये आपका हो गया फ्लक्स। अब देखो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है आपका, इस फ्लक्स की वजह से। ये फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, एमएमएफ की वजह से। एमएमएफ किसकी वजह से हुआ, करंट की वजह से। तो ये ईएमएफ क्या करेगा, अपने जो ये जिसकी वजह से हुआ है, ठीक है, बेसिकली लेंज लॉ को हम अप्लाई करवा रहे हैं, तो ये क्या कैसे करेगा, इस करंट का अपोज करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसकी पोलरिटी कुछ इस टाइप रखेगा, प्लस माइनस। अगर ऐसी पोलरिटी होगी तो मतलब क्या हो रहा है कि ये आपको सप्लाई ऐसे दे रहा है, तो इस करंट का देखो अपोज कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसकी, तो इसलिए हमने ये वाली पोलरिटी लिए इस इंड्यूस ईएमएफ की। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, आप अगर एक और कॉइल लेते हो और इसके पास लेके आते हो, ठीक है, इसके पास आपने एक और कॉइल लाई और ऐसे रख दिया अपने, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो फ्लक्स है आपका ये वाला, ये देखो इस कॉइल को भी कट कर रहा है। अब सिंस फ्लक्स अल्टरनेटिंग है और इसको कट कर रहा है, इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम E2। क्लियर है। तो ये आपका होता है एक बेसिक ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल होता है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, फ्लक्स की वजह से। और सिंपली ऐसे बोले कि जो प्राइमरी में जो पावर है वो सेकेंडरी में ट्रांसफर हो रही है, किसकी वजह से, इस फ्लक्स की वजह से। क्या हो जाएगा, बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। टू वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर, देखो आपके ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टू वाइंडिंग, एक होता है वन वाइंडिंग। ठीक है, तो टू वाइंडिंग में बेसिकली क्या होता है, देखो सिंपल, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है। अब देखो अगर इन दोनों के बीच में मैं कुछ भी नहीं बना रहा, इसका मतलब उसका जो कोर है वो कैसा है, एयर कोर है। ठीक है, और अगर ऐसे में दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब है आयरन कोर है। ठीक है, और देखो ये तो हो गया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। वन वाइंडिंग में क्या होता है, ये आपकी कंप्लीट वाइंडिंग, ठीक है, एंड इसी में हम एक टैपिंग करके आउटसाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो इन दोनों के बीच में कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है ना। क्लियर है। बट इसमें क्या है, ईएमएफ तो आपका इंड्यूस होता ही है सेकेंडरी में, वो आपका किसकी वजह से होता है, इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों को, ये दोनों इंडक्टिवली लिंक है। बट आपको अगर वन वाइंडिंग के लिए पूछा होता या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए पूछा होता, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, तो इसमें क्या रहेगा आपका, आपका इंडक्टिवली तो लिंक ही है, प्लस कंडक्टिवली है। ठीक है, बिकॉज इसमें देखो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इंडक्शन की वजह से भी होगा, सेल्फ इंडक्शन वाला। क्लियर है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ये भी है इसमें। ठीक है, तो इसमें दोनों आते हैं। तो इसका तो हो गया इंडक्टिवली लिंक। ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर्स क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। मैंने आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है। देखो ये आपका फ्लक्स, ये आपका टाइम। अब देखो जो फ्लक्स है वो जब आपका टाइम के साथ चेंज होगा तभी तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज यही तो आपका जो लॉ कहता है। ठीक है, फैराडे लॉ। क्लियर है। तो आपका फ्लक्स कैसा होना चाहिए, अल्टरनेटिंग नेचर का होना चाहिए फ्लक्स, तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है। सेवन देखिए, द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था। एक तो होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस कौन सा, जो खुद की वाइंडिंग में होता है। ठीक है, तो प्राइमरी में भी होगा, और सेकेंडरी में कौन सा होता है, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, तो दोनों ही वाइंडिंग में आपके ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं सेल्फ, ठीक है, प्राइमरी में आपका होता है सेल्फ, और जो सेकेंडरी है उसमें होता है म्यूचुअल। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज है। आप पावर को छोड़िए, कोई भी ट्रांसफार्मर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ट्रांसफार्मर ले लीजिए, सिंपली क्या होता है, ऐसे आप सिंपली एक कोर बनाते हो, कि आपका आयरन कोर कुछ इस टाइप का, देन आप क्या करते हो उसमें वाइंडिंग करते हो। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपकी हो जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग इस टाइप में। क्लियर है। अब देखो ये वाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी N1 वाइंडिंग, ये N2 वाइंडिंग, ये आपकी या फिर प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये देखो एक पूरे एक कॉमन सर्किट को, ठीक है, ये एक पूरा क्या है, एक कॉमन सर्किट है ना दोनों का, कोई सेपरेट से अलग अलग सर्किट तो हम दोनों वाइंडिंग के लिए बनाया नहीं, एक ही सर्किट बनाया है, और इस एक ही सर्किट में आपका फ्लक्स है, देख लो। क्लियर है। तो इन दोनों के लिए क्या होता है, दोनों वाइंडिंग के लिए एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। द आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स। आयरन कोर क्या होता है, ठीक है, सिंपली मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बनवाया था आपको,
सिंपली आपका जो कोर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का मेन जो कोर है जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, ये आपकी वाइंडिंग होती है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एंड ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहते हैं कि जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, ये अच्छे से फ्लो हो। आप इस फ्लक्स को करंट से रिलेट करो, ठीक है। देखो करंट का आपका अपोज कौन करता है, आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे ही जब आपका फ्लक्स फ्लो होता है, फ्लक्स का जो अपोज करता है ना, वो आपका होता है रिलक्टेंस। क्लियर है। तो हम चाहते हैं रिलक्टेंस कम से कम हो, तभी तो आपका फ्लक्स अच्छा से ज़्यादा होगा। वैसे हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि करंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम करते हैं रेजिस्टेंस को कम से कम। तो वैसे ही आपका जो कोर है उसका रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है, लो रिलक्टेंस, जिससे आपका जो मेन फ्लक्स है वो ईजिली फ्लो हो पाए। क्लियर है। अगर ईजी से फ्लक्स फ्लो होगा तो इस वाइंडिंग को कट करेगा और ईएमएफ भी फिर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जो रिलक्टेंस होता है एस का सिंपल फार्मूला होता है 1/μ यानी परमेबिलिटी, एल यानी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो ये होती है एम्पियर टन पर मीटर, ठीक है। एक तो ये यूनिट होती है, एक यूनिट आपका ये भी आपको याद रखनी है, हेनरी इनवर्स, ठीक है। यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एसी टू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। आपने क्या किया, आपको जो ट्रांसफार्मर है ये प्राइमरी वाइंडिंग में हमने क्या किया, डीसी वोल्टेज दे दिया, ठीक है। तो देखो सिंपली आप देखो प्राइमरी वाइंडिंग बनाता हूँ, लेट्स से ये आपकी है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या दिया है, डीसी सप्लाई दी है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है, ठीक है, कोई भी वाइंडिंग देख लो, उसमें क्या रहता है हमेशा, जो आपका एक्सेल वाला पोर्शन होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई भी वाइंडिंग ले लो। अब सिंस यहाँ पे डीसी की बात हो रही है, तो डीसी में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। अब फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो आपका जो एक्सेल होता है वो क्या होता है, ये ओमेगा एल, ठीक है। यानी कि ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई एफ, तो एफ जीरो है, तो ये कंप्लीट हो गया जीरो। यानी कि अब क्या काम करेगा, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी वाइंडिंग। तो ये हो गई पूरी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब जरा सोचिए, जैसे ही आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होते ही जो भी इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एकदम से, ठीक है। और करंट जैसे ही बढ़ेगा, आपका जो आई स्क्वायर आर है, और इस वाइंडिंग में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर है। तो उस वजह से क्या होगा, आई स्क्वायर आर यानी कि जो आपकी हीट है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब जैसे ही हीट वगैरह बढ़ी, अगर आपकी हीट बढ़ेगी तो आपकी जो वाइंडिंग है, ठीक है, ये जो आपने वाइंडिंग बनाई है ये क्या हो जाएगी, जल जाएगी। वाइंडिंग में बर्न, ठीक है, जल भी सकती है, नहीं भी जल सकती, में बर्न। अब मैं किस लिए लगाया, बिकॉज ये आपका डिपेंड करता है कि जो डीसी सोर्स दे रहे हो ये आपके कितने वोल्ट का है, और आपका जो ट्रांसफार्मर है ये कितनी रेटिंग का है, ठीक है। आप जैसे कि अगर 5 वोल्ट का सोर्स दे रहे हो और ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपकी 100 kV है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बिकॉज डीसी सोर्स की वैल्यू बहुत कम है। यानी कि ये आपका जो करंट के इंक्रीज है, ठीक है, ये वाला, ये आपका डिपेंड करता है आपका डीसी सोर्स क्या है, यानी कितने वोल्ट का डीसी सोर्स है। दूसरा आपका ये डिपेंड करता है कि रेटिंग क्या है आपके ट्रांसफार्मर की, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर है ये चीज़। तो क्या होगी, वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विल बर्न, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी आपकी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, वो जल जाएगी। अब देखो सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो क्या होगा, देखो जब आप इनिशियली एकदम से जैसे ही आप डीसी सप्लाई दोगे, तब क्या होगा, आपको कुछ स्पाइक्स मिलेंगे, ठीक है, स्पाइक्स मिलेंगे सेकेंडरी में। और जब आप क्या करोगे, उस डीसी सप्लाई को हटा दोगे, तब थोड़े से स्पाइक्स मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम के लिए मिलेंगे, देन वो एकदम से हट जाएंगे, ठीक है। ऐसा रहेगा सेकेंडरी केस के लिए। देखो और ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या ट्रांसफर करता है, वोल्टेज और करंट को, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और एन आइडियल ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग शुड हैव, यानी अगर आप किसी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए उसके लिए। तो देखो जब आप आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हो, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस हो वाइंडिंग का, वो क्या हो, ज़ीरो, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, ठीक है। दूसरा जो भी आपके वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस,
लीकेज रिएक्टेंस क्या हो, 0 हो, ठीक है। और जो आपकी परमिएबिलिटी है यानी म्यू, ठीक है, वो क्या हो आपकी इनफाइनेट, ठीक है, बिकॉज जितनी ज़्यादा होगी उतना कम आपको मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिएगा उस बेसिकली कोर को ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ केस वैल्यूज हो गई। अब देखो, जैसे आपका आइडियल ट्रांसफार्मर के आप अगर सर्किट की बात करते हो तो देखो, ये आपका हो गया कोर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट कोर है। देन ये आपका हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका देखो है आर डब्ल्यू, ये आपका है एक्स एम, ये आपका है आई नॉट, ये आपका हो गया आई डब्ल्यू, ये आपका हो गया आई एम। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज़, ठीक है, ध्यान से, ये आपका वी वन है। अब देखो, सिंस आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो आइडियल में आपका जो कोर है उस कोर का कोई भी रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, तो आर डब्ल्यू आपका ज़ीरो, क्लियर है इतना। अब देखो, आर डब्ल्यू अगर ज़ीरो हो गया यानी ये ओपन सर्किट हो गया, यानी कि जो आपका आई डब्ल्यू है ये भी आपका ज़ीरो हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में क्या पता चला, ठीक है, कि आपको जो आई एम करंट है वो इक्वल है आई नॉट के, क्लियर है। आई एम आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये मेरा हो गया फ्लक्स, ठीक है। अब देखो फ्लक्स मैंने पहले बना लिया। अब देखो जो करंट है, करंट को बनाता हूँ, ठीक है ना। देखो जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, सेम फेज में होगा, यानी कि जिस फेज में आपका फ्लक्स है उसी फेज में आपका करंट होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम फेज में रहते हैं। ये मेरा हो जाएगा करंट आई एम, क्लियर है इतना। अब देखो, जो ये मेरा वोल्टेज है ये क्या होगा, सिंपली इस करंट से 90 डिग्री आगे होगा, बिकॉज क्या है, ये एक तरह से लैगिंग है ना, ठीक है। इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा आगे रहता है, तो इस करंट से 90 डिग्री आगे बनाते हैं हम वोल्टेज को, यानी कि V1 को, ठीक है। देखो V1 आपका हो जाएगा सिंपली, ये आपका हो गया V1, ठीक है, और ये हमने क्या बनाया 90 डिग्री आगे, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो ये आई एम है यही तो आपका क्या है आई नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखते हो तो फाई की वैल्यू क्या है इस केस में 90 डिग्री, ठीक है। तो पावर फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका पावर फैक्टर क्या होता है 0, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वरना नॉर्मली देखो, अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता तो फेजर कुछ इस टाइप का बनता आपका, सिंपली ये V1 होता, ये फाई एम, ठीक है, इसके साथ आपका था आई एम, और जो आई डब्ल्यू होता ये आपका वोल्टेज के साथ रहता, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। देन आप इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह, ये आपका होता आई नॉट, देन इनके बीच में जो एंगल होता वो होता फाई नॉट, क्लियर इतना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग में आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली कोई भी ओमिक साइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन इधर साइड, ठीक है। और ये कुछ भी कुछ और चीज़ें हैं आइडियल ट्रांसफार्मर से जो पूछी जाती है। द कोर फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन, आपको जो फ्लक्स होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का, वो किस किस पे डिपेंड करता है ये हमें बताना है। देखो जो आपका EMF इक्वेशन आप जब लिखते हो ट्रांसफार्मर की, वो होती है आपकी, देखो 4.44 फाई एम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, देन नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर है। तो यहाँ से आपको देखो फाई एम क्या मिला, सिंपली EMF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, बिकॉज बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो फ्लक्स है किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो EMF पे यानी सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि लोड पे डिपेंड क्यों नहीं करता, तो देखो उसको भी समझ लो एक बार। देखो आप जब लोड की बात करते हो, सिंपली देखो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एक बार सर्किट बनाता हूँ, उससे फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर के कोर का सर्किट, देन ये आपकी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, देन ये आपका हो गया लोड, क्लियर है, ये आपका है लोड। अब देखो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो होता है I2 डैश, यहाँ पे करंट फ्लो होता है I2, ठीक है। ये आपकी सप्लाई वोल्टेज V1, ये आपका करंट I0, इतना आपका क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया I1। अब देखो अगर आपका जो लोड है, ठीक है, ये लोड, या आपका अगर बढ़ गया, लोड बढ़ गया, तो अब लोड क्या करेगा,
इनपुट से ज़्यादा करंट मांगेगा, तो आपको जो इनपुट करंट है I1 वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इनपुट करंट बढ़ेगा तो आपको जो φ1 फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज करंट और फ्लक्स डायरेक्ट रिलेशन में रहता है। तो यहाँ से आपका ये फ्लक्स बढ़ गया φ1। क्लियर है। अब देखो फ्लक्स φ1 बढ़ा तो अब जो EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी में वो भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा जो सेकेंडरी का करंट है वो भी ज़्यादा होगा, यानी कि सेकेंडरी का करंट है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी करंट अगर ज़्यादा हो गया तो जो अब सेकेंडरी फ्लक्स होगा यानी कि वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, यानी φ2 वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो φ2 भी बढ़ेगा। क्लियर है। तो φ1 और φ2 दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। तब जब आप देखते हो φ1 माइनस φ2 ये आपको सिंपली कांस्टेंट मिलती है। क्लियर है। तो आपका लोड का फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि आपका जो कोर फ्लक्स है वो सिर्फ सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज़। अब देखो आपका दो साइड है ट्रांसफॉर्मर में, एक होती है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी। क्लियर है। तो इसने बोल दिया कि आपका जो प्राइमरी में वोल्टेज है उसको हम सेकेंडरी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सिंपली एक चीज़ समझ लो पहले यहाँ पे, अगर लेट्स से इसमें के लिया तो के लेके चलते, ठीक है। तो देखो किसी किसी बुक्स में आपको मिलेगा के की वैल्यू V1, एक सेकेंड, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा के की वैल्यू N1/N2, ठीक है। किसी बुक में क्या मिलेगा, के इक्वल्स टू N2/N1, ठीक है। तो कुछ लोग ये वाला यूज़ करते हैं, कुछ लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपके आंसर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, बिकॉज अभी तक किसी बुक्स में आपको ये मिलता है, किसी बुक्स में ये मिलता है, ठीक है। देखो ये वाला जो है, ठीक है, ये आपका IEEE स्टैंडर्ड है, ठीक है। ज़्यादातर बुक में आपको ये वाला ही रिलेशन मिलेगा N1/N2। क्लियर है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं, लेट्स से आपका जो प्राइमरी वोल्टेज है वो क्या है, V1, ठीक है। तो आपको करना है सेकेंडरी में शिफ्ट। क्लियर है। तो देखो वो हो जाएगा V1 डैश, और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो सिंपली हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय के। क्लियर है। अब ये कब होगी, जब आप के की वैल्यू ना ये वाला कंसीडर कर रहे हो। क्लियर है। आपने अगर के की ये वाली वैल्यू कंसीडर की है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, उस केस में देखो हो जाएगा, उस केस में जो V1 डैश है ये हो जाएगा के इंटू वी। क्लियर है। यहाँ पे तो के की वैल्यू है N1/N2, यहाँ पे है N2/N1। तो यहाँ पे देखो आपके के की वैल्यू पे आपका जो आउटपुट जो वोल्टेज है सेकेंडरी में वो चेंज होता है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या ले रखा है, ठीक है। बिकॉज देखो कुछ लोगों ने ये करके सॉल्व किया होगा तो उनके लिए आंसर हो जाएगा डी, कुछ लोगों ने ये सॉल्व किया होगा ये लेके, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल नहीं सकते कि आंसर कौन सा है, बी होगा या डी होगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन भी देख लो कहाँ पूछा था, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पूछा था, ठीक है, सेमेस्टर का है। तो देखो ऐसे गेट वगैरह में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, गेट में अगर क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपका स्टैंडर्ड यही लेके चलेंगे, ठीक है, N1/N2। क्लियर है इतना। तो इस क्वेश्चन में हम आंसर बी और डी दोनों टिक करेंगे, ठीक है, बिकॉज किसी स्टूडेंट ने ये याद रखा होता है, किसी ने ये याद रखा होता है। क्लियर है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप्स द वोल्टेज बाय फैक्टर ऑफ 100, यानी कि क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी सेकेंडरी वोल्टेज है उसको इसने क्या कर दिया, 100 गुना बढ़ा दिया, जो भी इनपुट वोल्टेज था उसके कंपेयर में, ठीक है। 100 फैक्टर से स्टेप अप कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपका V1/V2 है ये तो कितना आ गया आपका 1/100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपका। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला इसने, द रेशियो ऑफ करंट इन द प्राइमरी टू डेट ऑफ सेकेंडरी। हमें क्या बोला है कि आप क्या करिए, पहले तो प्राइमरी करंट बोला है, ठीक है, दूसरा बोला है सेकेंडरी करंट, इनका हमें रेशियो निकालना है। क्लियर है। अब देखो ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, ट्रांसफार्मर में आपका रिलेशन रहता है ना कि N इक्वल्स टू, देखो N1 डिवाइडेड बाई N2, ठीक है, इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1, ठीक है। मेरे को देखो वोल्टेज दे रखा है और करंट निकालना है, ठीक है, तो मैं सिंपली इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे को V1/V2 की वैल्यू कितनी है, 1/100, ये क्या हो जाएगा
I2/I1, बट मेरे को पूछा क्या है, I1/I2 पूछा है, ठीक है। तो ये इसको उल्टा कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, I1/I2 इक्वल्स टू 100। यानी रेशियो क्या है, प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट 100, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर दे दिया, इसके लिए जो रेशियो दिया वो क्या दिया है, n/1। क्लियर है इतना। अब देखो हमें वोल्टेज और करंट बताना है, तो देखो वोल्टेज के लिए सिंपली रिलेशन क्या लिखते हो, V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2, यही होता है। देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू तो कितनी है, N, और N2 की वैल्यू क्या है, यानी कि ये आपका है N1 और ये आपका है N2, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये हो गया V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल्स टू N/1। अब सिंस सारे ऑप्शन देखो ऑप्शन में मैच करते हैं, ठीक है। अगर V1 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ V1 की, तो वो होती है N/V2। क्लियर है। अब देखो करंट के रिलेशन में निकालते हैं, तो करंट का क्या हो जाएगा, देखो I2/I1 इक्वल्स टू क्या होता है, N1/N2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में बताइए ये रिलेशन। देखो यहाँ से आपको निकालते हैं, चलो हम I1 की वैल्यू निकालते हैं, एक सेकंड, चलो I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो I2 की वैल्यू देखो क्या होगी, I2 इक्वल्स टू, ये सिंपली हो जाएगा आपका N/I1। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, देखो I1 की करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ठीक है। यानी आपका I1 करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो I2 करंट है वो ऐसे घूम के आएगा, क्लियर है, देन इस वाइंडिंग में ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो I1 करंट, ठीक है, और I2 करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर है। तो उस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। क्लियर है, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड एन एटेनुएटर विच एटेनुएट्स बाय अ फैक्टर ऑफ 0.8। देखो यहाँ पे लिखा है एटेनुएट, एटेनुएट का मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है। आपके पास कोई सर्किट है जैसे, ठीक है, ये कोई सर्किट आपका इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे आप दे रहे हो 100 वोल्ट। क्लियर है। और मैंने बोल दिया कि आपका ये जो है, ठीक है, ये सर्किट ये एटेनुएट कर रहा है 0.8 फैक्टर से। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब जो ये आउटपुट देगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये आउटपुट देगा, यहाँ पे कितना देगा, इस 100 वोल्ट का कितना 80%, ठीक है। तो 100 वोल्ट का 80% कितना हो जाएगा, 80 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा आउटपुट में, सिर्फ 80 वोल्ट मिलेगा। क्लियर है। ये बेसिकली एटेनुएटर का काम होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली वोल्टेज है फर्स्ट केस में, ठीक है, ये 100 वोल्ट है, ठीक है, VWX1 दिया ना 100 वोल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे को ये वाला वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज मैं सिंपली निकाल सकता हूँ ना, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी दे रखा है। तो यहाँ से देखो ये कैसे निकलेगा, मैं इसको मान लेता हूँ, ये पॉइंट है मेरा P, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा Q। तो यहाँ से देखो अगर मैं वोल्टेज निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, बोल देखो 100 वोल्ट, ठीक है, ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय PQ इक्वल्स टू, इस साइड क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/2.1.25, ठीक है। तो यहाँ से जो VPQ है, ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 125 वोल्ट। यानी कि अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ये केस ऐसा बन गया कि ये आपका हो गया 125 वोल्ट, ठीक है, और मेरे को अब ये वाला वोल्टेज निकालना है। तो सिंपली कैसे निकालूंगा, ठीक है, ये कौन सा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा V/Z1, ठीक है। तो ये Y टर्मिनल, ये आपका Z टर्मिनल, और यहाँ पे ये हो गया 125 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं देयर फॉर V/Z1 अगर मैं निकालता हूँ, सिंपली क्या करूँगा, जो मेरे को वोल्टेज मिला का 0.8 फैक्टर कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे को देखो ये कितना मिल जाएगा, V/Z1 ये मेरे को मिल जाएगा, देखो सिंपली 100 वोल्ट। क्लियर है इतना। देखो मैंने V/Z1 निकाल दिया, ठीक है, और मेरे को जो VWX1 ये दे दिया था मेरे को, ठीक है, क्या दिया था 100। क्लियर है। तो फर्स्ट केस तो हमारा पूरा हो गया। अब देखो जो दूसरा केस है इस क्वेश्चन में, वो क्या दिया है कि आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो अब इसने क्या बोला कि आप जो वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वो दे रहे हो 100 वोल्ट, ठीक है, और ये 100 वोल्ट कौन सा आपका, ये आपका
वाई जेड टू। क्लियर है? अब आप सोचो इस वोल्टेज को, ये क्या आपकी सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट कर रहे हो। सिंपली कैसे शिफ्ट करते हैं आपको पता ही होगा। तो देखो वी वाई जेड टू, ठीक है, तो हम शिफ्ट कर देंगे प्राइमरी में। तो जब सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है, सिंपली जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा VW(x2), और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली जो भी आपका VYZ2 वोल्टेज है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपकी है 100 वोल्ट, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है, 1/1.25। तो ये वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा, सिंपली 80 वोल्ट। तो ये कौन सा वोल्टेज आया, VW(x2). तो यहाँ से आपने VW(x2) निकाल दिया। ठीक है, और VYZ2 क्या दिया था, सिंपली 100 वोल्ट। देखो जो जो आपको रेशियो निकालने को बोला है वो निकाल लो। ठीक है, पहले में दिया है VYZ1 और VW(x1), तो ये तो आपका हो जाएगा 100/100। ठीक है, दोनों 100 वैल्यू है। और देखो दूसरा क्या हो जाएगा, VW(x1) डिवाइडेड बाय VYZ2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 80/100, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सिंगल फेज एयर कोर ट्रांसफार्मर, ऐसा कोर कैसा आपका एयर कोर है, ठीक है ना, fed from a rated sinusoidal supply is operating at no load. The steady state magnetizing current drawn by the transformer from the supply will have the waveform. आपको बतानी है कि जो आपकी स्टडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट होगी यानी IM, ठीक है, उसकी वेवफॉर्म कैसी होगी। देखो इस क्वेश्चन में सिंस आपको कौन सा कोर दिया है, एयर कोर दिया है। ठीक है, आयरन कोर नहीं आपका, एयर कोर है। तो एयर कोर जो होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, उनका अगर देखो सिंबल देखते हो कुछ इस टाइप का बनाते हो। ठीक है, बीच में कोई आप लाइन ड्रॉ नहीं करते, ये आपका हो गया एयर कोर। अब देखो जो एयर कोर होता है इसके लिए जो आपकी परमिएबिलिटी होती है यानी μr, ठीक है, वो होती है 1। क्लियर है? और देखो इसका जो BH कर्व होता है, ठीक है, BH कर्व वो आपका सिंपली ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है? तो इस वजह से इसमें आपका कोई सैचुरेशन भी नहीं होता, नो सैचुरेशन, नो सैचुरेशन। इसमें देखो कोई सैचुरेशन नहीं होता, तो जो आपकी जो रेटेड साइनोसोइडल सप्लाई यानी जो भी आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, वो जैसी भी वेव फॉर्म है सप्लाई की वो वेव फॉर्म आपके मैग्नेटाइजिंग करंट की होती है। बट क्वेश्चन में सिंस किसने क्या बोला कि जो आपकी सप्लाई है वो क्या है, साइनोसोइडल सप्लाई, तो आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट की भी क्या होगी, साइनोसोइडल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इफ अप्लाइड वोल्टेज टू अ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी इज increased by keeping the V/F रेशियो फिक्स, देन द मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि देखो तो आपको बोला मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि IM, ठीक है, एंड कोर लॉस का मतलब PI। क्लियर है? विल रेस्पेक्टिवली इनमें कैसे क्या चेंज होगा वो बताना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो बोला कि आपको जो वोल्टेज है तो आप इंक्रीज़ कर रहे हो। ठीक है, अब कुछ इस तरह इंक्रीज़ कर रहे हो कि आपको जो V/F रेशियो है, ठीक है, जो V/F रेशियो है ये आपका क्या है, फिक्स है, फिक्स। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे चीज़ समझो, आप अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, देखो एग्जांपल से समझाता हूँ सीधा मैं। ठीक है, तो एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से वोल्टेज आपका है 100 वोल्ट, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 50 हर्ट्ज। क्लियर है इतना? अब देखो इसने बोला हम क्या करें, प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो लेट्स से ये जो आपका वोल्टेज है तो हमने 50% बढ़ा दिया। क्लियर है? अब देखो जब आपने इंक्रीज़ नहीं किया था तब आपका V/F क्या था, V/F सिंपली था आपका 100 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है? अब आपने बोला कि हम 50% इंक्रीज़ कर दिया प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, तो 50% इंक्रीज़ करूँगा तो कितना हो गया, 150 हो जाएगा। देखो इस केस में आपका जो V/F होगा वो कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 50। आप देख सकते हो ये वाला V/F और ये वाला V/F दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। बट इसने तो क्या बोला, V/F क्या होगा, फिक्स होगा, यानी सेम होने चाहिए दोनों केस में। तो देखो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अगर आपको इस वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज को 50% बढ़ाया है तो आपको फ्रीक्वेंसी को भी 50% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्लियर है?
तभी तो ये प्रॉपर फिक्स होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ना, हमें वी बाई एफ रेशियो को फिक्स रखना है। तो फिक्स तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, बिकॉज देखो आप अगर इसको डिक्रीज करते हो तो उल्टा और भी इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, तब आप फ्रीक्वेंसी को भी अगर 50% इंक्रीज कर देते हो, तब आपका वी बाई एफ रेशियो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में नहीं बोला, बट हमने कैसे डिड्यूस किया ये चीज़, वी बाई एफ रेशियो फिक्स है। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है इस क्वेश्चन में, इंक्रीज हो रही है, समझ गए? तो देखो, सिंस आपका जो फ्लक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो फाई एम होता है वो क्या होता है, सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ई एम एफ इक्वेशन से हम यही निकालते हैं। अब देखो, सिंस आपका वी बाई एफ फिक्स है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपका जो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर है, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। और जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो सिंपली फ्लक्स पे डिपेंड करता है ना। तो यानी कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी जो पहले आपका मैग्नेटाइजिंग करंट था वही अभी भी मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा। क्लियर है? यानी कि ये तो आपका हो गया रिमेन्स सेम। क्या क्लियर है आपका? अब देखो, दो केसेस बनते हैं। ठीक है, जब लॉसेस की बात करते हो ना ट्रांसफार्मर के, तो उसमें दो केसेस बन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, पहला केस होता है कि वी बाई एफ सेम है, जो कि इस क्वेश्चन में इसने बोला है। ठीक है, सेम बोलो या फिर फिक्स बोलो। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या रहता है कि आपको जो आयरन लॉस होता है या फिर कोल लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। तो ये आपका होता है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस का सम। क्लियर है? और देखो, जो एडी करंट लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और जो हिस्टैरिसीस होता है यानी पी एच, वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। क्लियर है? ये कब है, जब वी बाई एफ सेम है। अगर सेम नहीं होता, ठीक है, नॉट सेम, तो उस केस में जो आपके रिलेशन होते हैं वो हो जाते हैं, देखो एडी करंट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, और जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज की पावर 1.6 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6। क्लियर है? तो देखो इस क्वेश्चन में तो वी बाय एफ फिक्स था, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एडी करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेगा। अगर दोनों ही आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका आयरन लॉस भी या फिर कोल लॉस भी बढ़ेगा। क्लियर है इतना? तो यानी आई एम तो आपका सेम रहेगा, ठीक है, रिमेन्स द सेम, और जो आपके लॉसेज होंगे कोल लॉस वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज बाय 75%, while the frequency of the applied voltage is reduced by 25%. The maximum core flux density will be, क्या पूछा है, कोर फ्लक्स डेंसिटी की बात हुई है। ठीक है ना, सिंपल कोर फ्लक्स की बात नहीं हुई, कोर फ्लक्स डेंसिटी की बात है। देखो जो ई एम एफ इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर की, तो आप क्या लिखते हो, 4.44 ठीक है, फ्रीक्वेंसी देन नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 5 क्या होता है, आपका फ्लक्स होता है। 4.45 होता है आपका फ्लक्स। ठीक है, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है यानी पी एम। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, जो भी आपका मैक्सिमम फ्लक्स है पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 5 की वैल्यू क्या होगी, यानी फ्लक्स की पी एम इंटू ए। तो यहाँ पे हो गया पी एम इंटू ए। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी इंटू एन। तो यहाँ से सिंपली जो बी एम के लिए जो रिलेशन निकलता है वो क्या निकलता है, बी एम इज़ प्रोपोर्शनल टू जो भी सप्लाई वोल्टेज है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ने क्या बोला कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, यानी जो प्राइमरी में जब अप्लाई अप्लाई करो वोल्टेज, वो आपने क्या किया, यानी इसको सिंपली आपने 75% इंक्रीज़ कर दिया, एंड जो फ्रीक्वेंसी है तो आपने 25% डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब बताइए कि आपका जो बी एम है इसमें क्या फ़र्क होगा। ठीक है, देखो सिंपली ऐसे समझते हैं, इनिशियली मान लेते हैं कि जो ई की वैल्यू थी वो थी 100 वोल्ट। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी थी 100 हर्ट्ज। क्लियर है इतना? अब देखो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, को तो बढ़ा रहे हैं ना, तो हम चलो बढ़ा देते हैं 75%। जैसे 75% बढ़ाओगे तब आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, 175 वोल्ट। क्लियर है इतना? और तब देखो, जब आपका इसको ऐसे नहीं लिखते तो हम लिख लेते हैं 175
या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो सिंपली कि 1.75, ठीक है, ऑफ ई, यानी जो भी ई की वैल्यू है उसकी कितनी हो जाएगी 1.75। बिकॉज देखो एज ए ट्रीट करो इसको कि ई आपका 1 हो गया, ठीक है, 75% उसको बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया 1.75, ठीक है। वैसे देखो अगर फ्रीक्वेंसी को आप 25% डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो अभी 100 थी, बाद में क्या हो जाएगी 75, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर क्या लिखोगे, देखो इनिशियली 1 थी, 25% डिक्रीज कर दी यानी कि 0.75, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी। क्या क्लियर है? अब देखो सिंपली क्या करते हैं, जो आपका पी एम डैश होगा, ठीक है, वो निकालते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, देखो सिंपली 1.75 ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.75 एफ। क्लियर है? अब देखो ये जो ई बाई एफ है ये किसकी वैल्यू आपकी, जो पुराना वाला जाए, ठीक है, ये हो गया आपका 1.75 डिवाइडेड बाय 0.75 पी एम, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये मिल जाएगा वो बी एम डैश इक्वल्स टू 2.33 पी एम, ठीक है। यानी जो नई फ्लक्स डेंसिटी होगी वो 2.33 टाइम्स होगी आपकी ओल्ड फ्लक्स डेंसिटी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि देखो सिंस में ऑप्शंस में आपको कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसको आप ना अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स ले सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। 250 kVA 11,000 वोल्ट 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी ये बेसिकली आपको ट्रांसफार्मर की कंप्लीट एक तरह से रेटिंग और सब दे रखा है, ठीक है, डेटा। देखो क्या बोला, 80 टर्न है इसके सेकेंडरी में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ठीक है, 5 एम की वैल्यू निकालनी है, 5 एम। सिंपली देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या दिया है, आपको N2 दिया है, ठीक है, N2 आपको दिया है 80, ठीक है, और जो E2 है वो आपको दिया है 400, फ्रीक्वेंसी है ये आपको दे दी 50 हर्ट्ज। क्लियर है? तो आपने जो EMF इक्वेशन पढ़ी है वो क्या होती है 4.44, ठीक है, IMFN। अब देखो जो डेटा दिया है ना उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। जैसे E2 आप दे रखा है तो हम E2 लेके चलते हैं और ये आपका हो गया N2, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली मेरे को 5M मिल जाएगा, ये हो जाएगा देखो E2 डिवाइडेड बाय 4.44 F इंटू N2, ठीक है। सारा डेटा दिया है, सिंपली पुट करिए, आपको वैल्यू मिलेगी 22.5 मिली वेबर, ठीक है। अब देखो एक तो ये तरीका था सॉल्व करने का, एक दूसरा तरीका क्या था कि आप सिंपली E1 इक्वल्स टू 4.44 IM F N1 के लिए आपको क्या करना पड़ता, N1 निकालना पड़ता, ठीक है। बिकॉज देखो आपको जो E1 है, ठीक है, वो तो आपको दे रखा है, E1 आपका है 11,000, ठीक है, बट आपको N1 नहीं दिया, ठीक है, N1 निकालना पड़ता। तो सिंपली उसके लिए क्या करते हैं, देयरफॉर सिंपली आपने पढ़ा है कि E1 बाई E2 ये होता है आपका N1 बाय N2 के, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली N1 निकाल सकते हो, E1 आपका कितना है, ये हो जाएगा देखो E1 की वैल्यू पुट करना, तो N2 से मल्टीप्लाई करना, देन उसको सिंपली आपका E2 से डिवाइड कर लेना। क्लियर है? तो यहाँ से सिंपली आपको N1 मिल जाता, आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों से वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी एक्साइटेड एट 40 हर्ट्ज फ्रॉम द 100 वोल्ट साइड फॉर द एक्साइटिंग करंट टू रिमेन सेम, यानी कि जो एक्साइटिंग करंट है, एक्साइटिंग करंट मतलब कौन सा होता है आपका IM, ठीक है, टू रिमेन सेम द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी, आपका अप्लाइड वोल्टेज क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर मैग्नेटाइजिंग करंट को सेम रखना है। तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट IM इसने बोल दिया सेम, ठीक है। अब सिंस देखो आपका जो फ्लक्स है यानी 5M वो क्या होता है, सिंपली मैग्नेटाइजिंग करंट के प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर IM आपका सेम है तो यहाँ से क्या पता चला जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, वो भी क्या है कांस्टेंट। क्लियर है? एंड आपको पता है कि जो आपका जो फ्लक्स होता है, ठीक है, 5M का रिलेशन क्या रहता है V/F, ठीक है, ये आपका EMF इक्वेशन से आता है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला हमें कि आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, ये आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो 100 वोल्ट की साइड है,
ठीक है। इस पर हम सिंपली क्या फीड कर रहे हैं, 40 हर्ट्ज फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए कि आपका एक्साइटिंग करंट सेम रहने लग जाए, यानी कि देखो इनिशियली जो V1 का वोल्टेज था वो था 100, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो थी F1 वो थी 50 हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें निकालना है कि V2 क्या होगा, ठीक है, जब आप F2 को 40 हर्ट्ज रख दो। ये इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंस क्या है, फाई एम आपका क्या है, कांस्टेंट। यहाँ से आपको रिलेशन क्या मिला, V प्रोपोर्शनल टू F। क्लियर है। तो सिंपली देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 40 हर्ट्ज। यहाँ से V2 कितना आ जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। ये आपका हो जाएगा देखो सिंपली 80 वोल्ट, यानी V2 आपका कितना आएगा, 80 वोल्ट। क्लियर है। आपका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 400 वोल्ट, 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। If the high voltage side is now energized from a 400 volt 40 hertz source, the no load low voltage side voltage would be। तो देखो क्या बोला है, आपका एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कुछ इस टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसमें मैं बोल दिया ये आपकी है 400 वोल्ट साइड, ये है 200 वोल्ट, ठीक है, और ये है 50 हर्ट्ज का। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो हाई वोल्टेज वाली साइड है ना 400 वाली, तो हम बेसिकली 40 हर्ट्ज सोर्स से एनर्जाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो आपकी लो वोल्टेज होगी, मीन्स ये आपकी लो वोल्टेज साइड होगी, यहाँ पे इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मीन्स जो को एक्साइट कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइमरी साइड है इसको एक्साइट कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं किससे, 400 वोल्ट और 40 हर्ट्ज। यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी 400 वोल्ट ही है, ठीक है। इसकी बेसिकली इस पर ही अपने डिज़ाइन किया है ताकि इस पर ऑपरेट करे। क्लियर है। तो आपकी देखो जब फ्रीक्वेंसी को जब आप सिंपली चेंज करते हो ना, जैसे 400 वोल्ट से 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो आप अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो EMF इंड्यूस होगा ना E1 और E2, ठीक है, ये आपके बेसिकली सेम रेशियो में चेंज होंगे। E1 एंड E2 चेंज इन सेम रेशियो, ठीक है। तो आपका जो पहले जो वोल्टेज था लो वोल्टेज, वो का वो अभी लो वोल्टेज होगा, ठीक है, यानी 200 वोल्ट है, पहले 200 था ना, 200 पे ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अब क्या होगा, ये लो वोल्टेज साइड 200 वोल्ट। द वोल्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग और 400 वोल्ट 230 वोल्ट, कौन सी होगी इसमें लो वोल्टेज वाली, 230 वाली, ठीक है। सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर टू बी कनेक्टेड टू 25 हर्ट्ज सप्लाई in order to keep the magnetizing current at the same level in both cases the voltage at 25 hertz should be। तो देखो ये आपका है ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसने बोल दिया ये आपकी साइड कितनी है 400 वोल्ट, ठीक है, ये आपका 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इस ट्रांसफार्मर की 50 हर्ट्ज। क्लियर है इतना। अब देखो इसने क्या बोला, ये जो 230 वोल्ट वाली साइड है ना, इसमें अगर हम 25 हर्ट्ज वाली अगर दे दे सप्लाई, ठीक है, तो हमें बताना है कि आपका वोल्टेज क्या होगा। तो देखो ऐसे समझो इसको कि देखो मैग्नेटाइजिंग करंट सेम, ठीक है, अगर मैग्नेटाइजिंग करंट सेम यानी कि आपका 5 एम सेम, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो तो 5 एम का जो रिलेशन होता है ये हमें पता है, ये होता है V/F, ठीक है। तो देखो हमें ये तो पता है कि जो 230 वोल्ट्स वाली साइड है, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है इनिशियली, ठीक है, कितनी 50 हर्ट्ज। अब हमने क्या किया, इस 50 हर्ट्ज को 25 हर्ट्ज कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए कि जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो कितना चाहिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 5 एम यहाँ पे आपका सेम है, तो यहाँ से आपको पता चला कि जो वोल्टेज है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से सिंपली निकाल सकते हो 230 डिवाइडेड बाय वोल्टेज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से वोल्टेज कितना मिल जाएगा, सिंपली देखो ये आपका हो गया 2, ठीक है, देन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 115, इनकी वोल्टेज कितना आया 100
15 वोल्ट। ठीक है, यानी कि अगर आपको मैग्नेटाइजिंग करंट को सेम रखना है, ठीक है, दोनों ही केस में, तो आपको जब 25 हर्ट्ज अप्लाई कर रहे हो तो वोल्टेज कितना चाहिएगा, 115 वोल्ट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड, आपको रेटिंग दे दी, ठीक है, ऑपरेट एट नो लोड, नो लोड पे ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। क्लियर है? तो एक चीज़ तो आप देख सकते हो कि आपने फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, डिक्रीज़ किया है। ठीक है ना, देख सकते हो पहले 50 थी, अब 40 कर दी, तो फ्रीक्वेंसी को आपने डिक्रीज़ कर लिया। क्लियर इतना? दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी बाई एफ देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका वी बाई एफ क्या है, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है? और देखो जब दूसरा केस में देखते हैं तो कितना है, 220 वोल्ट बाय 40, यानी कि देखो सिंपली मैं ये देख रहा हूँ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया वी बाई एफ, दूसरा हो गया 220 डिवाइडेड बाय 40। तो ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है। ठीक है, यानी कि ये केस किसका हो गया आपका, वी बाई एफ नॉट सेम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब वी बाई एफ आपका सेम नहीं होता, तब जब आपका एडी करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, और जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है यानी एच, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है वी 1.6 डिवाइडेड बाय एफ 0.6। क्लियर है? तो देखो एडी करंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा जब फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे देखो जब आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हो हिस्टेरेसिस लॉस आपके बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि पी ई, ठीक है, ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा बेसिकली। और जो आपका जो पी एच है हिस्टेरेसिस लॉस, ये क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है देखते हैं। देखो इंक्रीज इन हिस्टेरेसिस लॉस एंड नो चेंज इन एडी करंट लॉस। क्लियर है? यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।